तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों अभी हाल ही में इस कंपनी का आईपीओ आया था और आप देख ही पा रहे हैं अपने आईपीओ के बाद इस कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और इसी के साथ ही ये अब अपने लाइफ टाइम हाई के करीब अब ट्रेड करने लगा है और इन दिनों इसमें ब्रेकआउट के साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखा जा रहा है। तो हो सकता है ये तेजी आगे भी बरकरार रहे। वैसे अब दोस्तों ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगी है। तो इसके अगले टारगेट को जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। 1126 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 8.77% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 10,011 करोड़ का है। स्टॉक पी 32.8 का, ROC की वैल्यू 11.2% एंड ROE की वैल्यू 15.5% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 771 का लो रहा और 1195 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि इस बात का दावा करती है कि ये 48 आवर्स के अंदर ही होम लोन प्रोवाइड कर देती है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर हम इसके पिछले एक साल के चार्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट किया और करेक्शन के बाद अब इसमें ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के साथ ही अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते चली आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 46.2% की रेट से ग्रोथ कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पिछले 10 सालों से 53.4% की रेट से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 19 दिन से घटकर 14 दिन पे आ गया है, यानी कि कंपनी के लिए अच्छी बात ही है। बाकी अगर हम इस कंपनी के कॉन्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक 4.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है और प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 10% तक अपनी होल्डिंग कम कर दी है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस में यह कंपनी काम करती है जिसमें आपका हुडको हुआ, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टेस वैल्यू, आवास फाइनेंसियर्स, कैनफिन होम्स और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2021 में 136 करोड़ का था, मार्च 2022 में 156 करोड़, मार्च 2023 में 227 करोड़ और मार्च 2024 में 313 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 60 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 64 करोड़ और मार्च 2024 में 83 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2013 में 6 करोड़ का था, मार्च 2017 में 94 करोड़, मार्च 2020 में 411 करोड़ और मार्च 2024 तक 1157 करोड़ का रहा जो कि काफी तेजी से बढ़ा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में निगेटिव था, मार्च 2017 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 80 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 306 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है वो लगातार ट्रेंड में बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 28% की रेट से और पिछले 1 साल में 44% की रेट से अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें जहां मार्च 2013 में 51 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 665 करोड़, मार्च 2021 में 3054 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 7302 करोड़ का बहुत ही भारी लोन है। यानी कि कंपनी लोन के मामले में मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 102 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 990 करोड़, मार्च 2021 में 4510 करोड़ और मार्च 2024 में 9534 करोड़ का एसेट भी है, लेकिन इसकी तुलना में जो लोन है वो काफी हैवी है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 33.66% थी वहां से मार्च 2024 में 23.56% हो गई, यानी कि 10% और भी कम हो गई है। FIIs की होल्डिंग की बात करें तो 11.66% से 25.09% हो गई, यानी कि FIIs ने पोजीशन बढ़ाया है। DIIs की होल्डिंग की बात करें तो 43.12% से घटकर 11.84% हो गई, यानी कि DIIs ने बहुत ही बम्पर काफी तेजी से पोजीशन अपना गिरा दिया है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 11.61% से बढ़कर 39.50% हो गई, यानी कि इस समय करेंटली अगर हम बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद
FIIs की, फिर प्रमोटर्स की और फिर उसके बाद DIIs की। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में इस कंपनी में कुछ खास पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। बाकी अगर होम फर्स्ट फाइनेंस के फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो अदर इनकम है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है पर फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है जो कि अच्छी बात है, और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अब कोई पोजीशन कम नहीं किया है। बहरहाल उन्होंने पहले ही 10% तक पोजीशन कम कर दिया है, तो अब कम करे ना करे वो उतना कुछ खास मैटर करता भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत ही कम पोजीशन अब बची है। बाकी अगर हम ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में ROE बढ़ा है, शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में ऊपर की ओर है। नेट NPA की बात करें तो वहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में इनके स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बाकी इनका जो कास्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफी हैवी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका डाउन जा रहा है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में नेगेटिव है और मार्जिन अनस्टेबल ही रहता है। तो दोस्तों अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 0.28% का इस कंपनी के पास मार्केट है हाउसिंग लोन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है इंटरेस्ट इनकम मोर देन 89%, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्ज 2.7% एंड 7.2% अदर्स। लोन के ब्रेकअप करते हैं तो उसमें आपका हाउसिंग लोन हुआ मोर देन 86%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 13%, लोन फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी 1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो गुजरात में इनका सबसे ज्यादा बिजनेस होता है 32%, उसके बाद तमिलनाडु अराउंड 14%, महाराष्ट्र 13.4%, तेलंगाना 8.9%, कर्नाटका 6.9%, राजस्थान 5.8%, मध्य प्रदेश 5.8% एंड आंध्र प्रदेश 4.8%। इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो सैलरीड वाले जो कस्टमर्स हैं वो मोर देन 68% एंड सेल्फ एम्प्लॉयड 32%। बारोइंग्स का ब्रेकअप करें तो PSU बैंक्स 25%, प्राइवेट बैंक्स 31%, NHB 22%, DA 14%, NCD 3% एंड 3% अदर्स। टिकट साइज का ब्रेकअप करें तो सबसे ज्यादा 5 लाख से लेकर 10 लाख वाले 25%, 10 से 15 लाख वाले 31%, 15 से 25 लाख वाले 19%, 30 से 25 लाख वाले 12% और 25 लाख से ज्यादा वाले 10% के कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। आपने देखा होगा कि आपने IPO के बाद ये कंपनी ऊपर पहले नीचे आई, उसके बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू, फिर उसके बाद इसमें ऊपर नीचे लगा रहा और इसी के साथ अब इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ और वहां से एक प्राइस टेस्टिंग हुआ और वहां से फिर जब ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकला है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक एंट्री बन रहा। आप यहाँ से एंट्री लेके इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपके जो टारगेट्स होंगे वो सबसे पहले 1300 का लेवल है और फिर उसके बाद वहां से भी अगर ये ऊपर निकलता है तो जल्द ये 1500 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।